मैंने मैंने सोचा था मेरी बीवी बस थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है, लेकिन उसी रात वो मेरे बाथरूम के पर्दे के नीचे से झुककर मुझे घूर रही थी, एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ। और तब मुझे समझ आया, ये कोई खेल नहीं है, कुछ तो बहुत गलत है। मेरी पत्नी सुहानी, जिसे मैं सोनाली भी कहता हूँ, पिछले 6 साल से हम साथ में हैं। शादी को अभी 11 महीने हो चुके हैं। हमारा रिश्ता हमेशा एकदम नॉर्मल रहा। कभी भी मुझे उसमें कोई अजीब हरकत या कोई रेड फ्लैग जैसा नहीं दिखा। लेकिन ये सब जो हुआ, वो उसकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एक समझदार और ध्यान रखने वाली इंसान है, हमेशा से सीधी साधी काम से काम रखने वाली टाइप की। बचकाने काम करना या मुझे डराने की कोशिश करना, ये सब वो कभी नहीं करती थी। उसे तो हॉरर फिल्में तक पसंद नहीं। जब हमारी नई नई डेटिंग शुरू हुई थी, मैंने उसे मेरे साथ कॉन्जरिंग देखने को कहा, क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। तब वो इतनी डर गई थी कि आधी फिल्म भी नहीं देख पाई, बीच में ही बंद करनी पड़ी। उसे डरावनी चीजें पसंद नहीं, प्रैंक्स पसंद नहीं, ये सब उसके टाइप का नहीं है। और ठीक यही बात मुझे इस बार सबसे ज्यादा डरावनी लगी, क्योंकि ये सब उसके जैसा था ही नहीं। मैं ये भी बता दूं कि उसे कोई मेंटल हेल्थ की दिक्कत नहीं रही, और मुझे जितना पता है, उसके घर में भी किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, कुछ लोग अपनी दिक्कतें छिपा लेते हैं, लेकिन 6 साल के रिश्ते में कोई ना कोई संकेत तो दिखता ही, पर कुछ भी नहीं। 2 महीने पहले की बात है। मैं सुबह काम पर जाने से पहले किचन में कॉफी बना रहा था। उस दिन थोड़ा लेट हो गया। मैंने कॉफी एक घूंट ली और जल्दी जल्दी हॉलवे से निकलकर दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि मैं देखता हूँ सुहानी एक कोने से मुझे झांक रही है। मैं बस उसकी आंखें देख पाया, बालों की एक लट जो दीवार के पीछे से लटक रही थी, उसका बाकी शरीर कोने में छिपा हुआ था। मेरे हाथ से कप छूटते छूटते रह गया। अरे यार सुहानी, डरा ही दिया तुमने। वो तुरंत पीछे हट गई, जैसे कोई बच्चा शरारत करते पकड़ा जाए। मैं उसके पैरों की आवाज सुन सकता था। वो लिविंग रूम की तरफ भाग गई, और जब तक मैं मेन दरवाजे तक पहुंचा, वो नजर भी नहीं आई। अजीब तो था, पर उसकी आदत के बिल्कुल अलग भी। लेकिन मुझे थोड़ा फनी भी लगा कि चलो मस्ती कर रही है। मैंने हंसकर दरवाजा बंद किया। पीछे से उसकी हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसकी हरकत अजीब थी, पर इतनी नहीं कि किसी को दिखाना पड़े। दोपहर तक तो मैं भूल भी गया, और शाम को जब घर लौटा, वो पूरी तरह नॉर्मल बिहेव कर रही थी। मैंने ये बात नहीं छेड़ी, उसने भी नहीं। सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। 3 दिन बाद अगली घटना हुई। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठा। किचन के पास खड़ा था, हाथ में गिलास लिए। तभी मुझे अचानक लगा, कोई मुझे देख रहा है। पता नहीं क्यों, पर मैंने नीचे फर्श की तरफ देखा, और वहां सुहानी का चेहरा दिखा। नीचे से मुझे ऊपर घूर रही थी, आंखें खुली हुई बिना पलके झपकाए, और उसके चेहरे पर बड़ी अजीब अटकी हुई सी मुस्कान। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा। मेरी चीख सुनते ही सुहानी पीछे की तरफ भागी, हाथ पैर फर्श पर पटकते हुए। चारों हाथ पैर पर भागते हुए किचन से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे नहीं भागा, कुछ बोला भी नहीं, बस वहीं खड़ा रह गया, जमा हुआ सा, सोचते हुए कि उसे क्या हो गया है। काफी देर बाद मैं ऊपर जाने की हिम्मत जुटा पाया। कमरे तक पहुंचा तो वो करवट लेके सोई हुई थी, या फिर सोने का नाटक कर रही थी। मैं काफी देर बस उसे देखता रहा। क्या वो सच में सो रही है? कहीं जैसे ही मैं बिस्तर पे जाऊं, वो कूद कर ना आ जाए। पर उसने कुछ नहीं किया। मैं शांत बिस्तर में घुसा, और वो बिल्कुल भी नहीं हिली। उसकी सांसें एकदम नरम और गहरी थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। अगली सुबह मैं उसके आने का इंतजार करता रहा। जब उसने कॉफी ली और मैंने उसके गाल पर हाथ रखा, कल रात क्या हुआ था, वो सब क्या था? वो कप हाथ में लिए ऐसे माथा सिकोड़ने लगी, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। मैंने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां वो फर्श से झांक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर ठहाके मारकर हंस पड़ी। इतनी हंसी कि मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पता है, कभी कभी तुम सच में बहुत डरावनी लगती हो। वो हंसकर मेरी गर्दन में बाहें डालते हुए बोली, तुम तो मुझे हमेशा डराते हो, तो हिसाब बराबर। मैंने उसे बाय किया और काम पर निकल गया। गाड़ी चलाते हुए मेरा दिमाग बार बार उसी सीन पर जा रहा था। उसकी वो क्रीपी मुस्कान, नीचे से झांकना,
और चारों हाथ पैरों पर भागने की वो आवाज़। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो सिर्फ थोड़ी मजाकिया बनने की कोशिश कर रही है। मैं उससे डर नहीं रहा था, लेकिन कुछ तो था जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद वो और भी ऐसी हरकतें करने लगी। कभी सोफे के पीछे से झांकती, कभी लिविंग रूम में पर्दों के बीच से। एक बार तो वो हमारे बेड के पास रखे दादी के पुराने संदूक के अंदर छिप गई। मुझे शायद पता भी नहीं चलता अगर उस पुराने संदूक की चरमराती आवाज ना आई होती। उस दिन वो संदूक के ढक्कन को बस इतना उठाए बैठी थी कि उसकी आधी शक्ल दिखती है। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा शरारत करके खुश हो जाता है। सच कहूं तो वो नज़ारा बहुत बेचैन कर देने वाला था। मुझे समझ नहीं आया कि उसे क्या बोलूं। बस उसे देखता रहा। आखिर हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे संदूक का ढक्कन नीचे कर दिया और खुद को अंदर बंद कर लिया। मैं वहां से चुपचाप हट गया। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन साफ था उसे ये खेल पसंद आ रहा है। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो जल्दी इससे बोर हो जाए। फिर अगले कुछ दिनों तक उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। मैंने सोचा शायद उसका ये अजीब सा मजाक खत्म हो गया है। मैं राहत महसूस कर रहा था। रात में हम नेटफ्लिक्स पर कोई शो देख रहे थे, तो मैंने हंसते हुए कहा, तुमने तो काफी दिनों से झांक कर डराए भी नहीं। जासूसी का शौक खत्म हो गया क्या? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, शायद इसलिए क्योंकि अब मैं और बेहतर हो गई हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन में सवाल घूमने लगे। क्या वो अभी भी मुझे झांक कर देखती है जब मैं ध्यान नहीं देता? क्यों, उसे इससे क्या मिलता है? कुछ दिन तक मैं ऐसी सोच में डूबा रहा। घर में बार बार चेक करता कि कहीं वो किसी कोने से तो नहीं देख रही। जब वो मेरी नज़रों के सामने नहीं होते, मैं अजीब सा बेचैन हो जाता हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा भी आता है कि मैं इतना कायर जैसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। लेकिन थोड़े दिनों तक कुछ ना होने के बाद मैं आखिरकार रिलैक्स होने लगा। पीछे फर्नीचर चेक नहीं करता। अपने आप को समझा लिया कि वो बस एक बुरा अनुभव था। लेकिन गुजरते दिनों के साथ सब कुछ अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गया। उस दिन सुहानी अपनी दोस्त के घर गई थी। मैं सोफे पर पड़ा लैपटॉप में गेम खेल रहा था। रात के करीब 9 बजे मैं नहाने गया, और जब मैं अपने बालों से शैम्पू धोने लगा, मुझे अचानक वही भयानक एहसास हुआ, कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और मेरा दिल जैसे वहीं रुक गया। शावर के पर्दे के पीछे से सुहानी झांक रही थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका पूरा सर शावर के अंदर था, शरीर बाहर। उसके लंबे काले बाल गीले होके पर्दे पर चिपक रहे थे। पानी टपक रहा था। उसका मुंह आधा खुला हुआ, एक बेहद डरावनी मुस्कान में। आंखें ऐसी खुली थी जैसे घंटों से पलक ना झपकाई हो। लाल, सूजी हुई, बिल्कुल पागलपन से भरी। मैं चीख पड़ा और दीवार से जा चिपका, पर वो हिली तक नहीं। ना उसकी मुस्कान बदली, ना आंखें। उसका मेकअप बहकर गालों पर दो काली लकीरों जैसा लग रहा था, जैसे कोई राक्षसी चेहरा। वो खुशी से पागल हो रही थी, और मैं तो डर के मारे कांप रहा था। थोड़ी देर तक ना तो वो कुछ बोली ना मैं। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर पीछे खींचा। मैं पर्दे के पार धुंधली परछाई देख सकता था। वो धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे से पीछे हट रही हो। एक सेकंड बाद धड़ाम। अगले ही पल दरवाजा धड़ाम करके इतनी जोर से बंद हुआ कि शीशे भी हिल गए। मैं फिर चिल्लाया, शावर से कूदकर बाहर निकला और तुरंत दरवाजा जाके लॉक कर दिया। करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही बंद रहा। कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने शायद ज्यादा रिएक्ट किया, पर मजाक हो या जो भी हो, अब मैं ये पागलपन और नहीं झेल सकता। मैं बार बार दरवाजे के पास जाकर सुनता रहा। फिर एक हल्की सी आवाज आई, इतनी धीमी कि मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैंने दरवाजे से कान लगाया। कुछ समझ नहीं आता। मुझे लग रहा था वो दरवाजे के बाहर खड़ी होगी, अपनी बेवकूफ़ी वाली हंसी दबाकर। मैं गुस्से में आकर बोल पड़ा, सुहानी, ये क्या बकवास है? बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, देख लो मैं बता रहा हूँ। मैं उसकी माफ़ी का इंतज़ार करता रहा, या कम से कम कोई जवाब। लेकिन वहाँ बस एक धीमी सी कर रहा थी, इतनी हल्की कि लगा शायद मैंने सुना भी या नहीं। फिर पूरा सन्नाटा। मैंने कहा, सुहानी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर कोई जवाब नहीं।
बस मेरी खुद की सांसें। दरवाजे पर मुक्का मारते हुए कहा, यार ये सब बंद करो। पर इस बार भी कुछ नहीं। मैं मानता हूँ मैं डर गया था। अपनी ही पत्नी से इतना डर गया था कि दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, पूरी रात तो मैं यहाँ नहीं छिपा रह सकता। मैं घुटनों के बल बैठा और दरवाजे के नीचे से झांका। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसका चेहरा वहाँ नीचे से दिख जाएगा, लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। हॉलवे खाली था। सीढ़ियों का ऊपरी हिस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। वो कहीं नहीं थी। मैंने कुछ देर इंतजार किया कि कहीं वो ऊपर से झांक कर तो नहीं देख रही, पर कुछ नहीं था। मैं खड़ा हुआ, हाथ दरवाजे के लॉक पर रखा, खुद को तैयार किया। लॉक खोलने ही वाला था कि वो आवाज आई, एक कर्रा, पहले से ज्यादा तेज। और इस बार मुझे ठीक ठीक पता चल गया कि वो कहाँ से आ रही है। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मेरी नज़र अलमारी के दरवाजे के छोटे से गैप पर पड़ी। वहाँ वहाँ से वो झांक रही थी। उसकी आंखें अब पूरी खुली हुई, चेहरे पर भयानक फटी हुई मुस्कान, जो बस मैंने अभी तक फिल्मों में ही देखी थी। डर से मेरी आवाज़ दब गई। उसके हाथ सीने से सटे हुए थे। उसका शरीर खुशी से कांप रहा था, जैसे वो पागलपन की हद तक एक्साइटेड हो। उसके गले से फिर वही टूटी फूटी भद्दी सी खराश जैसी कराह निकली। मेरी रूह तक कांप गई। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई, बाथरूम का दरवाज़ा खोला और जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेजी से नीचे की तरफ भागा। लिविंग रूम की मेज से चाबी और फ़ोन उठाया और सीधे बाहर कार की तरफ भागा। पीछे से उसकी तीखी पागल जैसी हंसी सुनाई दे रही थी, पर वो करीब नहीं आती। मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, गाड़ी लेकर निकल गया। पूरा शरीर कांप रहा था, डर से या ठंड से पता नहीं। मेरे पास न कोट था न जूते। मैं सिर्फ बॉक्सर में था और बाल अभी भी भीगे हुए थे। मैंने गाड़ी सीधे अपने भाई केशव के घर की तरफ दौड़ा दी, जो करीब 40 मिनट दूर था। रास्ते में उसने जितने भी कॉल या मैसेज किए, मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने फ़ोन तभी चेक किया जब मैं सुरक्षित केशव के घर पार्किंग में पहुंचा। सुहानी ने 4 बार कॉल किया था और ढेरों मैसेज, मैं कहाँ हूँ, ऐसे क्यों चला गया, वगैरह वगैरह। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन डैशबोर्ड में दे मारा। उसके ऐसे बेपरवाह मैसेज पढ़कर मेरे अंदर खून खौल गया। केशव और उसकी पत्नी मुझे देखकर चौंक गए, खासकर मुझे सिर्फ बॉक्सर में देखकर। भाई ने मुझे कुछ कपड़े दिए और पूछा क्या हुआ। मैंने बस इतना कहा कि मेरी और सुहानी की लड़ाई हुई है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, या ये कि मैं अपनी बीवी को किसी मजाक की वजह से छोड़ के आ गया। आखिर इतने सालों से मैं तो खुद कहता आया था कि थोड़ा हल्का फुल्का रहो, हमेशा इतनी सीरियस मत रहा करो। लेकिन मैंने ये पागलपन वाला हल्कापन नहीं मांगा था। मैंने सोफे पर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आती। जैसे ही आंखें बंद करता, मुझे वही डरावना चेहरा दिखता है, अलमारी के अंदर से मुझे घूरती हुई उसकी आंखें। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए कि वो पूरे समय मेरे साथ बाथरूम में थी, बाहर भी नहीं गई। वो चुपके से अलमारी में घुस गई और बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया ताकि वो लगे कि बाहर चली गई है। घर जाने का ख्याल आते ही मेरे पेट में मरोड़ से पड़ने लगे। मैं करवटें बदलता रहा। तब भाई ने मुझे एक दवाई दी तो जाके थोड़ी नींद आई, लेकिन नींद भी डरावने सपनों से भरी। हर जगह उसका वही डरावना फैला हुआ चेहरा। अगली सुबह सूरज निकलते ही मेरी नींद टूटी। सोफे पर सोने से पूरे शरीर में दर्द और मैं पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि किसी न किसी वक्त सुहानी को कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन क्या कहूँ ये समझ नहीं आ रहा। मैं घर तभी लौटता जब वो कसम खाए कि अब कभी कोई डरावनी ऐसी हरकत नहीं करेगी। बस मुझे मेरी पुरानी वाली सुहानी वापस चाहिए थी। उसकी वो साधारण, शांत, सीरियस सी पत्नी वाली छवि, बस और कुछ नहीं। मैं फ़ोन उठाकर उसे ये कहने ही वाला था कि फिर वही एहसास हुआ, कोई मुझे देख रहा है। मैं छत की तरफ देख रहा था, दिल गले में अटक सा गया, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी नज़र खुद ब खुद बगल वाली खिड़की की तरफ चली गई और वो वहीं थी। उसका चेहरा खिड़की से चिपका हुआ, वही फटी हुई मुस्कान, होठों से लार टपक रही है। पता नहीं कितनी देर से वो वहाँ थी, पर किसी वजह से मुझे लगा शायद पूरी रात। शायद पूरी रात से। डर से ज़्यादा गुस्सा था।
मैं उछलकर उठा और कांच पर हाथ मारा। सुहानी, दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या हो गया है? घर जाओ अभी के अभी। मेरे चिल्लाने के बाद भी वो हिली तक नहीं। उसकी भयानक मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे उसने जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी कभी महसूस ही ना की हो। ऊपर से केशव और उसकी पत्नी की आवाजें आने लगी। लगता था वो जाग गए। जैसे ही उनकी आवाजें आईं, सुहानी का सिर हल्का सा उनकी दिशा में झटका और उसका मुंह धीरे धीरे बंद होने लगा। उसी वक्त केशव ने ऊपर से मेरा नाम पुकारा, टेंशन से भरी आवाज। मैं पलटकर देखने लगा कि वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने फिर खिड़की की तरफ देखा। वो गायब थी। सिर्फ दो लार की लकीरें बची जो कांच पर नीचे बह रही थी। मैंने भाई को बताया कि मैं जागा तो देखा वो मुझे खिड़की से घूर रही थी। वो दोनों भी शॉक हो गए। हम खिड़की के बाहर वाले हिस्से तक भी गए, लेकिन वहाँ कोई फुटप्रिंट नहीं, सिर्फ हल्का सा दबाव। भाई बोला, शायद कोई जानवर रहा होगा। मैंने भी बहस नहीं की। मुझ में हिम्मत नहीं थी उन्हें समझाने की। उस दिन मैंने काम पर भी कॉल करके छुट्टी ले ली और फोन बंद कर दिया। मैं सुहानी का सामना करना ही नहीं चाहता था। उससे बात करने का ख्याल भी मेरे लिए बहुत भारी था। अब मुझे सच में लगने लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो हम ठीक नहीं कर सकते। और ये सोचकर मेरा दिल टूट गया। दोपहर तक थोड़ी हिम्मत जुटाई, मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने फ़ोन ऑन किया। स्क्रीन पर उसके दर्जनों मैसेज थे। सब एक चिंतित, प्यार करने वाली पत्नी जैसे लग रहे थे। क्या हम बात कर सकते हैं? कॉल करो प्लीज़, आई एम रियली वरीड, घर आ जाओ। और ऐसे ही ढेरों मैसेज। एक भी मैसेज में उसने डरावनी हरकत का जिक्र नहीं किया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और उसके मैसेज भी किसी और के लग रहे थे। वो तो आमतौर पर एक ब्रेड लाने के लिए भी मैसेज ऐसे लिखती जैसे कहानी लिख रही हो। और यहाँ उसने इतनी पागल हरकतें की, फिर भी मैसेज में कुछ खास नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों को ये सब बचकाना लग सकता है, क्योंकि आप इस हालात से दूर बैठे हो। लेकिन अगर आप देखते जिस तरह वो चारों हाथ पैरों पर जानवरों की तरह भागती, कोई पागल इंसान अलमारी के अंदर से मुस्कुराते हुए मुझे घूर रहा हो, तो शायद आपको भी लगे कि मेरा रिएक्शन बिल्कुल सही था। मैं उस रात भी भाई के घर पर ही रुका। काफी देर तक मुझे नींद ही नहीं आई, और जब सोया तो सुबह उठा भी नहीं। दोपहर के बाद ही मेरी आंख खुली। इस बार खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। लंच पर बैठे थे कि भाई ने आखिर बात छेड़ दी। देखो, मैं दखल नहीं देना चाहता, पर तुम दोनों क्या सुलह नहीं कर सकते? मैंने कहा, पता नहीं, वो जैसे कोई अलग इंसान बन गई है। मैंने अपने शब्द सोच समझकर चुने। मैं उनके सामने असली डरावनी कहानी नहीं बताना चाहता था। उसकी बीवी ने मुझे समझाया, लोग बदलते हैं, पर वो वही औरत है जिसने तुमसे शादी की थी। शायद तुम दोनों को बस बात करके चीजें साफ करनी चाहिए। सब ठीक हो सकता है। मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता अब सिर्फ बात से कुछ होगा। मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। ये कहते ही दिल में चुभन सी हुई। मैं उसे मिस कर रहा था, पर सोच भी रहा था कि ऐसे इंसान के साथ कैसे रहा जाए। हर वक्त डर में जीना नामुमकिन है। वो बोली, मैंने सुहानी को देखा था, वो बहुत टूटी हुई लगी। मेरी भौहें चढ़ गई। मतलब तुमने उसे देखा? मेरा मुंह सूख गया। वो एकदम नॉर्मल तरीके से बोली, हाँ, आज सुबह आई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो प्लेटें उठाकर सिंक में रखते हुए बोली, मैंने उसकी कार नहीं देखी, शायद ऊबर से आई होगी। मैं घबराकर पूछने लगा, क्या कहा उसने? वो अंदर आई थी क्या? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मेरी नजरें चारों तरफ घूमने लगी, जैसे कोई शिकारी किसी कोने में छिपा हो। नहीं, वो अंदर नहीं आई। बस पूछा कि तुम जागे हो क्या? मैंने कहा वो सो रहे हैं। तो उसने कहा, ठीक है, उन्हें सोने दो। बस इतना, कुछ और नहीं कहा। पर वो लग रही थी जैसे कई दिनों से सोई ना हो। मुझे लगता है आपको उसे कॉल करनी चाहिए। मैंने मेज से उठकर उसे थैंक यू कहा। थोड़ी राहत भी मिली कि कम से कम सुहानी घर के अंदर नहीं घुसी। लेकिन फिर भी मैंने जाकर सारे दरवाजे अच्छे से चेक किए कि लॉक तो है ना। मैं बैठा सोचता रहा कि अब आगे क्या करूं। घर वापस जाने में भी डर लग रहा है, और मैं उसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। अगर वो बीमार है या उसे कुछ हुआ है, तो उसका इलाज करवाना मेरा भी फर्ज बनता है। लेकिन कहाँ से शुरू करूं?
पुलिस? उन्हें क्या बताऊं कि मेरी बीवी मुझे झांक कर डराती है? उसने कोई गलत काम नहीं किया, अभी तक तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ था उसके अंदर, कुछ बहुत गलत, बहुत खतरनाक, जैसे उसकी मुस्कान के पीछे कोई अंधेरा छिपा हो। मैं बहुत उलझा हुआ था कि क्या करूं। आखिर मैंने वो किया जो शायद कोई भी पति ऐसी हालत में करता। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, उनसे मेरी ज़रा भी नहीं बनती, लेकिन अब चाहे कितने भी नापसंद हों, मुझे उनसे बात करनी होगी। मन ही मन दांत भींचे और फ़ोन कर दिया। मैंने उन्हें बताया सुहानी के बारे में, वो अजीब तरह से बिहेव कर रही है। क्या आपको कुछ पता है कि उन्होंने मुझे बीच में ही काट दिया? क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ, आपने कभी उसके अंदर कोई अजीब हरकत देखी थी या कोई मानसिक बीमारी जैसा कुछ? एक लंबी असहज चुप्पी छा गई। मुझे समझ नहीं आया, वो सोच रही थी या शायद कुछ छुपा रही थी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये तुम्हारा कोई मजाक है या नहीं। अगर है तो ऐसी बातें दोबारा मत करना। मैंने उन्हें रोका कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान हूँ। वो बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ और सोचा उसकी माँ होने के नाते आप भी परेशान होंगी। मेरी आवाज़ में झुंझुलाहट साफ थी। वो झट से बोली, अगर तुम वाकई में चिंतित हो तो किसी डॉक्टर से संपर्क करो। मुझसे क्या उम्मीद है तुम्हारी? उनके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो अभी फ़ोन काट देंगी, और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था वो कुछ छिपा रही हैं। मैंने जल्दी से कहा, प्लीज़, अगर मेरे लिए नहीं तो सुहानी के लिए ही कुछ कह दीजिए। मैंने हल्की सी कांपती सांस की आवाज़ सुनी, जैसे वो अपनी सख्त इमेज को बचाए रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कह नहीं पा रही। थोड़ी देर रुककर एकदम से कहती हैं, मेरी सलाह यही है कि तुम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, और फ़ोन काट दिया। मैं वहीं बैठकर फ़ोन को घूरता रह गया। बस यही समझ आया, प्रोफेशनल हेल्प लो। अब इसका क्या मतलब था? क्या उसका मतलब किसी डॉक्टर से था या कोई और तरह की प्रोफेशनल हेल्प? कुछ ऐसा जिसका नाम वो जानबूझकर नहीं ले रही। मैंने भाई से और उसकी बीवी से बात करी, उन्हें बताया कि सुहानी को डॉक्टर की ज़रूरत है। हालांकि मैंने सब कुछ नहीं बताया, बस अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी। दोनों शॉक्ड थे, लेकिन शुक्र है उन्होंने मुझ पर यकीन किया। वो भी चाहते थे कि मैं उसके साथ रहूं। अगले दिन भाई के साथ मैं अपने घर पहुंचा। वहां मेरी कार नहीं थी, फ्रंट डोर आधा खुला था। एक सेकंड के लिए लगा कि शायद उस गैप से उसकी आंखें झांक रही होंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना आने लगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। घर में बहुत बदबू आ रही थी। केशव ने भी सूंघ लिया। वो मेरे पीछे अंदर आया और नाक सिकोड़कर बोला, फर्श साफ करने के लिए तुम लोग कुछ इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? मेरी नज़र कमरे के हर कोने में घूम रही थी, कहीं वो दिखाई दे जाए। घर में बस खामोशी, सारे पर्दे कसकर बंद थे, एक किरण भी अंदर नहीं आ रही। हम धीरे धीरे हर कमरे से गुजरे। जहाँ भी लगा वो छिप सकती है वहाँ झांक कर देखते, कभी कभार उसका नाम भी पुकार लेते। आखिर भाई ने गुस्से से कहा, तू सोफे के नीचे ऐसे क्यों झांक रहा है? वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हूँ। मैंने बस फुसफुसाकर कहा, ऊपर चलते हैं। वो सिर हिलाते हुए मेरे पीछे पीछे ऊपर आया। सीढ़ियों पर छोटे छोटे शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तभी मेरी नज़र पड़ी हमारी शादी के एक फ़ोटो फ्रेम पर, जो सीढ़ियों के साथ लगी थी। वो पूरी तरह टूटी हुई है, फ्रेम टेढ़ा लटका हुआ, अंदर का सारा कांच गायब। वो फोटो हमारी शादी के ठीक बाद की थी। उसका वही खूबसूरत चेहरा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका था। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। हम ऊपर पहुंचे। गेस्ट रूम बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे किसी ने छुआ तक ना हो। मैं बाथरूम में जाने से झिझक रहा था। उस रात की सारी यादें अचानक से वापस लौट आई। भाई ने नोटिस किया और बोला, मैं अंदर चला जाऊं, लेकिन मैं उसे अकेला अंदर नहीं जाने दे सकता था। हम दोनों साथ अंदर गए, क्लोजेट चेक किया, शावर देखा। सब कुछ उसी तरह पड़ा था जैसे उस रात छोड़कर गया। भाई बोला, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे है, चल कुछ कपड़े ले ले और कल फिर आते हैं। मैंने सिर हिलाया और बेडरूम में जाकर कपड़े एक बैग में डालने लगा। जैसे ही मैंने क्लोजेट खोला, एक ऐसी बदबू आई कि मैं वहीं उल्टी करने वाला था।
भाई ने एक नज़र अंदर डाली और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागकर सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया, तब जाकर सांस लेता है। मैंने फिर अंदर देखा और पूरा शरीर सुन्न हो गया। क्लोजेट की फर्श पर कम से कम 12 आंखें बड़ी तरीके से रखी हुई थी, दो दो की जोड़ी में, कुछ सिक्के जितनी बड़ी, कुछ कांच की गोली जितनी छोटी। मैं ये सोचकर कांप गया कि सुहानी इन्हें कहाँ से ले आई, किस तरह निकाली और क्यों। ये सब देख भाई भी घबरा गया। मैंने अपना बैग उठाकर क्लोजेट बंद कर दिया। बाहर निकलते ही मैंने गहरी सांस ली, पर हवा में इतनी सड़ांध भरी थी कि वो गले में ही अटक गई। केशव बड़बड़ाया, कौन अपनी अलमारी में आंखों की लाइनें लगाता है। मैंने बोला, कहा था ना उसे मदद चाहिए। वो बोला, तुम किसी और को दिखाओ, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। कुछ बोलता हुआ बीच में ही रुक गया। उसकी आंखें डर से फैल गई। मैं समझ गया, पूछने की जरूरत नहीं थी, कोई हमें देख रहा है। और ये एहसास अलमारी की आंखों का नहीं था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर बेडरूम की तरफ देखा। वो बिस्तर के नीचे अपने घुटनों में सिमटी हुई पड़ी थी, उसके हाथ ठुड्डी के नीचे जकड़े हुए। अब जब उसे पता चल गया था कि हमने उसे देख लिया है, मैं उसकी आवाज़ सुन सकता था। एक अजीब सी हिचकी जैसी ध्वनि उसके गले से निकल रही थी, जैसे वो खुशी के मारे खुद को संभाल नहीं पा रही हो। वही चौड़ी डरावनी मुस्कान, वही पागलपन से भरी आंखें। मेरा हर हिस्सा चाहता था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन खुद को रोका। मैंने धीरे से कहा, सुहानी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके सिर ने दो छोटे छोटे झटके दिए, जैसे हाँ में सिर हिला रही हो। मैंने नरमी से कहा, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है? क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगी? मैं एक कदम आगे बढ़ा, धीरे से, जैसे किसी खतरनाक जानवर के पास जा रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुहानी। और एक कदम बढ़ाया। उसके खुले मुंह से एक हल्की सी कराह निकली। उसके कंधे कांप रहे थे, आंखें और फैलती जा रही थी। मैं झुककर नीचे देखने लगा और तभी मुझे दिखा उसके हाथ खून से लथपथ। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा हूँ, उसके हाथ और तेजी से कांपने लगे, मानो खुद को रोक ही ना पा रही हो। सुहानी, तुम्हें चोट लगी है, तुम खून बहा रही हो अपना। उसने फिर वही छोटी सी हरकत की, जैसे हाँ कह रही हो। उसकी उंगलियां ऊपर नीचे हिल रही थी। आसपास खून पड़ा देख मुझे बहुत घिन सी आने लगी। उसके शरीर से उठती बदबू इतनी गंदी थी कि मेरी आंखों से पानी भी आ गया। उसके होंठ सूखे हुए, फटे हुए, उनकी दरारों से भी खून रिस रहा है। मुझे पता था वो खुद से बाहर नहीं आएगी, लेकिन उसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। मैं थोड़ा आगे सरक कर उसके पास गया और हाथ बढ़ाया। उसी पल उसकी हिचकी जैसी आवाजें और तेज हो गई। उसके हाथ कांपने लगे, उंगलियां मुड़ने लगी। तभी मुझे दिखा उसकी उंगली के बीचों बीच से भी खून रिस रहा है। सुहानी, तुम्हारा खून बह रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसकी उंगली बिजली की तरह मुझ पर झपटी। तेज दर्द में मेरा हाथ उठा और मैं पीछे गिर पड़ा। मेरी बाह जल रही थी। मैंने सदमे में उसकी तरफ देखा। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही है। भाई पूछता, तो ठीक है? मैंने सिर घुमाकर हल्का सा इशारा किया, हाँ। लेकिन जब वापस सुहानी की तरफ देखा, उसका ध्यान अब मुझ पर नहीं था और वो मुस्कुरा भी नहीं रही थी। वो केशव को घूरने लगी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। उसका मुंह अभी भी खुला हुआ है, पर अब वो मुस्कान नहीं, एक घुर्राहट थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटता हुआ हॉल की तरफ गया। नजरें उससे हटाने की हिम्मत नहीं हुई। केशव ने कांपती आवाज में कहा, ये तो खून बह रहा है। ये सुनते ही सुहानी बिजली की स्पीड से बिस्तर के नीचे से बाहर रेंग कर आई, कांच का टुकड़ा हाथ में दबाए हुए। मैं चिल्लाए, केशव भाग जा यहाँ से। लेकिन वो डर के मारे वहीं जम गया। केशव, तू जल्दी निकल यहाँ से। सुहानी खुद को झटकने लगी। केशव कुछ बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। तब मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा रह गया, प्यार और जान बचाने की चाह के बीच फंसा हुआ। आंखों में आंसू आ गए। मैंने टूटी आवाज में कहा, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसकी नजरें फिर मेरी तरफ घूमी। उसने कांच वाला हाथ ऊपर उठाया, सीधे मेरी तरफ पूरी ताकत के साथ दौड़ पड़ी। मैं दो दो तीन तीन सीढ़ियां एक साथ कूदते हुए नीचे भागा, फ्रंट डोर तक पहुंच गया। तभी वो मेरी पीठ पर कूदी। उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कस गई, उसका खुला मुंह मेरे कान के पास।
जहाँ से उसकी भयानक हिचकी जैसी आवाज़ सीधा मेरे अंदर घुस रही थी। मैंने झटके से उसे पीछे फेंका। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। मैंने फ्रंट डोर खोल दिया और कार की तरफ भागा। केशव सामने कार में बैठा था। पुलिस को कॉल करने लगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, सीधे कार में कूदा। सामने मिरर में देखा, तैयार था उसे पीछे दौड़ते देखने के लिए, लेकिन वो अब वहाँ नहीं थी। मेरे हाथ से खून बह रहा था। हम सीधा इमरजेंसी भागे। हाथ में 11 स्टिचेस, पीठ पर 3। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। ढेरों सवाल किए। घर जाकर भी देखा, पर वो तो पहले ही गायब हो चुकी थी। पुलिस वालों ने कहा परिवार के साथ रहो। मैंने केशव को उसके घर छोड़ा और एक होटल में चला गया, क्योंकि मेरे साथ और लोगों को भी खतरा हो सकता था। होटल में बैठा सोच रहा था, अब शायद पुलिस उसे ढूंढ लेगी, शायद उसे वो मदद मिल जाएगी जो उसे चाहिए। और तभी एक मैसेज आया अननोन नंबर से, आई फाउंड यू। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, लेकिन कोई और मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। साथ में एक तस्वीर। तस्वीर अंधेरी आधी धुंधली थी, लेकिन मैं एक नज़र में समझ गया। वो मेरी बीवी सुहानी की आंखें थी। उसके उस लास्ट मैसेज के बाद ज़िंदगी बहुत बदल गई। मैं अब दूसरे शहर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। पुलिस वाले मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। भाई का फ़ोन भी आता है। इतना सब होने के बाद भी उसके घर वालों ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, और सुहानी का भी कोई अता पता नहीं चला। थोड़े दिनों बाद मैंने एक नौकरी ढूंढ ली, और अब मैं जिस जगह रह रहा हूँ, यहाँ के बारे में सिर्फ मेरे घर वाले जानते हैं। मैंने सुहानी से जुड़ी कोई भी तस्वीर अपने पास नहीं रखी, बस उसकी यादें हैं और ढेरों सवाल कि उसके साथ हुआ क्या था, उसके घर वाले क्या छुपा रहे थे। इनका जवाब शायद मुझे कभी ना मिले, कभी भी नहीं। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। मेरा नाम प्रवीण।